नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर गहन चर्चा और इनके एनालिसिस के लिए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार हमसे जुड़ रहे हैं सीधे बंगाल की धरती से। वो पिछले कई दिनों से वहां का मूड भी पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। हम हर खबर पर उनकी डीप एनालिसिस लेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुसलमानों को बीजेपी से डराकर वोट की अपील कर बुरी फंसी ममता, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब। वसूली गैंग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच रहेगी जारी। बाजे ने पूछताछ में देशमुख के साथ साथ खोली मंत्री अनिल परब की पोल। कोरोना संकट पर डर्टी पॉलिटिक्स, कई राज्यों ने वैक्सीन खत्म होने की कही बात, केंद्र ने आरोपों को नकारा, पीएम के साथ मीटिंग में नहीं आई ममता। जम्मू कश्मीर के रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिरासत में रखे गए रोहिंग्याओं की नहीं होगी रिहाई, लौटना होगा अपने देश। और बलात्कार जैसे मुद्दे पर बदजुबान हुए इमरान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बॉलीवुड को बताया देश के लिए जिम्मेदार, पत्नी ने लगाई फटकार। सबसे पहले बात बंगाल के दंगल की। चौथे चरण का चुनाव 10 अप्रैल को है और आज उसके लिए प्रचार थम गया। सभी पार्टियों की जोर आजमाइश के बीच ममता की अपनी कुर्सी बचाने की जुगत को एक और करारा झटका लगा जब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया। दरअसल ममता बुरी तरह फंस गई है अपने उस बयान के चक्कर में जिसमें उन्होंने मुसलमानों को बीजेपी से डराकर खुद को वोट देने की अपील की थी। आयोग ने 48 घंटे के अंदर दीदी से जवाब मांगा है। डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि दीदी हार के डर से इतनी बौखलाई हुई हैं कि कुछ भी कर रही हैं। धमकी पत्थर काम नहीं आ रहे तो धर्म के नाम पर बांट रही हैं। आज चौथे फेज के मतदान के लिए जो प्रचार प्रसार होते हैं वो बंद हो गए हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक अलग विवाद में फंस गई है। चुनाव आयोग ने नोटिस देकर के ये पूछा है कि आपने धर्म के आधार पे मुस्लिम समुदाय को वोट मांगने की अपील क्यों आपने की। दो मुद्दे हैं इसमें, एक राजनीतिक पहलू है इसका और इसका एक लीगल एक उसका पहलू है। लीगली ममता बनर्जी से एक बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान में आप धर्म के आधार पे किसी समुदाय को आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि आप हमें वोट दें समुदाय के नाम पे। दूसरी बात जो राजनीति से जुड़ी हुई है वो ये है कि अब जिस तरीके से जिस जगहों पे चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पे बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन मिल रहा है। कहाँ से? तो संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवारों से। ये फुरफुरा शरीफ का अब्बास सिद्दीकी, MIM के ओवैसी साहब, ये सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई जगहों पे तो जो स्थानीय प्रशासन है वो ओवैसी के लिए कोई परमिशन ही नहीं दे रहा है ताकि उसकी वो रैली कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम वोट को बचाने के लिए कि चूंकि ये बट ना जाए, क्योंकि अब देखिए जो चुनाव होने वाले हैं वो मुर्शिदाबाद है, दिनाजपुर है, मालदा है, इन जगहों पे 50% से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे मतदान करेंगे और इसलिए वहाँ पे जो ट्रायंगुलर फाइट की वजह से ममता बनर्जी की स्थिति खराब होती दिख रही है। और इसका अगर आप लिटमस टेस्ट अगर समझना चाहें तो वो इस तरीके से है, जब मिर्जापुर के अंदर जब TMC और बीजेपी के बीच घमासान हो रहा था तो सीधे सीधे की टक्कर थी, इसलिए वहाँ हिंसा किसके किसके बीच हो रही थी, तो बीजेपी और TMC के बीच। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही है कि अब्बास सिद्दीकी के कार्यकर्ताओं के साथ TMC का मारपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो अब्बास सिद्दीकी संयुक्त मोर्चा को भी एक ऑप्शन मान रहे हैं और जिससे ममता बनर्जी बौखला गई। दूसरी खबर है वसूली गैंग की। NIA के बाद अब वाजे और उससे जुड़े दूसरे लोगों से CBI भी पूछताछ कर रही है। बढ़ते शिकंजे के डर से वाजे की तबीयत ही बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो वाजे ने अब तक की पूछताछ में कई बड़े राज खोल दिए हैं और इस खबर के बाद से ही उद्धव सरकार और उसके कई नेताओं की नींद
उड़ी हुई है। वाजे ने खुलासा किया है कि अनिल देशमुख ने उसकी नियुक्ति के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे थे और परिवहन मंत्री अनिल परब ने बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर से पैसे वसूलने के लिए कहा था। डॉक्टर साहब, वसूली गैंग तो अपने ही तैयार किए गए चक्रव्यूह में फंस गया। देखिए, सचिन वाजे और परमवीर सिंह ये लगातार सारी एजेंसियों को वो सारी बातें बता रहे हैं जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा हो रहा है। सचिन वाजे की आज तबीयत खराब हुई, उन्हें जे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे कुछ ही मिनटों के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी तबीयत ठीक है, इनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उन्हें फिर वापस भेज दिया गया। सीबीआई के सामने पूछताछ होनी है सचिन वाजे की, और सचिन वाजे इस सीबीआई की पूछताछ के पहले ही एनआईए को जो पत्र उसने लिखी है, उस पत्र में ऐसे ऐसे खुलासे उसने कर दिए हैं जिससे ये महाराष्ट्र के सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की कुर्सी अब डगमगाने लगी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें ये पता लगाया जा रहा है कि ये जो वसूली का धंधा चल रहा था, जो सचिन वाजे के मुताबिक वो पैसे जो वसूली कर रहा था, वो शरद पवार को खुश करने के लिए, क्योंकि अनिल देशमुख ने ये कहा कि शरद पवार इस बात को लेकर के खुश नहीं है कि आपको फिर से रीइंस्टेट किया गया है, और उनको खुश करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए अनिल देशमुख 2 करोड़ रुपए मांग रहा था। इतना ही नहीं, दूसरी खबर एक और आई कि किस तरीके से बीएमसी के अंदर जो तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं उनसे कैसे कैसे पैसे ऐंठना है, कैसे कैसे वसूली करना है, इसका भी खुलासा। मतलब ये आप देखिए कि किस तरह से वसूली गैंग पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा था, वो भी सरकार के नाक के नीचे, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, गृह मंत्री के नाक के नीचे। वो हैरान करने वाला है। सचिन वाजे और परमवीर सिंह के पास वो सारी जानकारियां हैं जिससे राजनीति बहुत ज़्यादा बवाल के घेरे में आने वाली है। अगली खबर कोरोना को लेकर हो रही डर्टी पॉलिटिक्स पर। सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। कई राज्य सरकारों ने आंशिक लॉकडाउन और कर्फ्यू भी लगा दिया है, लेकिन अब इस मुद्दे पर अंदरूनी राजनीति भी जमकर हो रही है। कई राज्यों ने वैक्सीन खत्म होने का रोना शुरू कर दिया तो केंद्र सरकार ने जमकर लताड़ लगाई। और हद तो ये हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर मीटिंग बुलाई तो ममता बनर्जी बंगाल चुनाव की पॉलिटिक्स खेलने लगी और बैठक में शामिल ही नहीं हुई। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही है, दूसरी तरफ ममता जैसी नेता इस पर भी अपनी राजनीति को बड़ा समझती हैं। कोरोना के ऊपर भी इस देश में राजनीति होती है, कितने दुर्भाग्य की बात है। और हिंदुस्तान का विपक्ष लगातार इस बात को साबित करने में जुटा हुआ है कि वो किस प्रकार से इनह्यूमन हो चुके हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री कोरोना के ऊपर एक मीटिंग बुलाते हैं तो 2 राज्यों से इस तरह की खबरें आती हैं जिससे साफ साफ मालूम चलता है कि यहाँ के मुख्यमंत्रियों को उनके राज्यों की चिंता, वहाँ के लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं है। एक खबर आई ममता बनर्जी की, वो मीटिंग में नहीं जाएंगी। वो इसलिए मीटिंग में नहीं जाएंगी, अगर वो प्रधानमंत्री की मीटिंग में जाएंगी तो उनका रुतबा कम हो जाएगा और एक गलत मैसेज चला जाएगा वोटर्स के पास, इसलिए वो वहाँ पे नहीं गई। दूसरी खबर महाराष्ट्र से आई जहाँ मालूम चल रहा है कि वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा कि हमें तो बिल्कुल बहुत कम संख्या में टीके दिए जा रहे हैं, वैक्सीन हमारे पास नहीं है। कुछ दिन पहले हालत ये थी कि 50 लाख से ज़्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र में पड़े के पड़े रह गए और उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। लेकिन जैसे सरकार ने उधर से ये दावा किया कि वैक्सीन की कमी है, तो उनके ये जो अघाड़ी सरकार है, उनके भीष्म पितामह शरद पवार ने ये बयान दे दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है। तो आप ये समझिए कि कोरोना के नाम पे भी हिंदुस्तान में राजनीति होती है। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज का जो पूरा इसको विचारधारा और उनकी नीयत के ऊपर ही सवाल खड़े हो जाते हैं कि लोग मर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर, बंगाल के अंदर लोग कोरोना के कहर से उनका सब कुछ चौपट हो रहा है, लेकिन ये नेता हैं कि वो राजनीति से बाज ही नहीं आ रहे। अब वो खबर जो पिछले कुछ वक्त से देश में मानवाधिकार के नाम पर आतंक का साथ देने वाले टुकड़े गैंग के लिए एक सबक है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में हिरासत में रखे गए रोहिंग्याओं को रिहाई की राहत देने से साफ मना कर दिया है।
दरअसल पिछले दिनों मोदी सरकार ने सारे रोहिंग्याओं को उनके देश वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार की कार्रवाई को हरी झंडी दे दी है। डॉक्टर साहब, अब तो उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो आतंकियों को भारत के अंदर बसाने के लिए न जाने क्या क्या बहाने करते रहते हैं। देखिए, रोहिंग्या म्यांमार से सीधे जम्मू कैसे पहुंच गए, ये अपने आप में बताता है कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। आज जो फैसला आया है और जो केंद्र सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि रोहिंग्या को वापस जाना होगा और आज इस पे मुहर भी लग गया है, तो ये अपने आप में बता रहा है कि सरकार की मंशा क्या है। लेकिन आपने सही सवाल किया है कि ये जो हिंदुस्तान में लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो सेकुलरिज्म का धंधा करने वाले पार्टियां, ये सारे लोग रोहिंग्या के लिए छाती पीट रहे हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है या फिर हमने एक धर्मशाला खोल रखा है कि दुनिया भर से लोग यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे उनको राशन कार्ड बना दिया जाए, उनको फिर वोटिंग का आई कार्ड बना दिया जाए। मैं इस वक्त बंगाल में हूँ। बंगाल में जिस जगह पे जाते हैं लोग यही कहते हैं कि बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशी घुस आए, बहुत सारे रोहिंग्या हिंदुस्तान में घुस आए और इन लोगों को यहाँ पे बसाया नहीं जा सकता है क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। और जिस तरह की विचारधारा, जिस तरह की कट्टरता ये अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, उससे आगे आने वाले समय में ये हर जगह, हर शहर, ये जिन जिन जगहों पे होंगे वहाँ पे उपद्रव होगा। और इसे रोकने की जिम्मेदारी न सिर्फ केंद्र सरकार की है बल्कि तमाम मुख्यमंत्रियों की भी है। आज ये फैसला हुआ है, इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। और अब आखिरी खबर, अगर कोई आपसे ये कहे कि बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान बलात्कार के लिए जिम्मेदार हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? शायद पागल, सनकी, सिर फिरा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रेप के लिए बॉलीवुड को जिम्मेदार बताया है। ये वही इमरान है जो रेप से बचने के लिए महिलाओं को बुर्का पहनने की सलाह दे चुके हैं। डॉक्टर साहब, इमरान खान तो हद करते हैं, बुर्के से निकले तो बॉलीवुड में फंसे। एक प्ले बॉय को प्रधानमंत्री बनाने के बाद से उसकी हरकतों से परेशान हो रहा है। कल उन्होंने कहा था कि बुर्कों की वजह से रेप होते हैं, अगर लड़कियां बुर्के नहीं पहनेंगी तो रेप होंगे ही। और आज उन्होंने एक नया बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया कि बॉलीवुड नहीं बुर्के नहीं, ये बॉलीवुड फिल्मों की वजह से होता है। अब ये बताएं कि बॉलीवुड के फिल्म अगर पाकिस्तान में दिखाए जाते हैं तो वो कौन कौन से हीरो हैं जिनकी फिल्में वहाँ चलती हैं? वहाँ सारी फिल्में बॉलीवुड की तो वहाँ चलती नहीं हैं। वहाँ फिल्में चलती हैं सलमान खान की, वहाँ फिल्में चलती हैं आमिर खान की, वहाँ फिल्में चलती हैं शाहरुख खान की। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान फिल्में जो बनाते हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में रेप हो रहा है? इमरान खान का दिमाग जो है वो डिरेल हो चुका है क्योंकि इन्होंने एक नया पाकिस्तान बनाने का सपना सजाया था। ये देखिए, मैं लगातार इस बात को कहता आ रहा हूँ कि जो भी पार्टी परिवर्तन के बारे में बात करे, देखिए बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने कहा था कि भाई परिवर्तन लाऊंगी, देखिए क्या परिवर्तन आया है। दिल्ली में एक ऐसे ही नटवर लाल बैठा हुआ है केजरीवाल, उसने क्या परिवर्तन किया? उसने तो कहा था स्वराज लेकर के आएंगे। तो उसी तरीके से इमरान खान ने पाकिस्तान में रियासत मदीना का भरोसा दिया था और जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, जब न वो महंगाई को कंट्रोल कर सक रहा है, ना आर्थिक स्थिति सुधर रही है, ना वो कर्ज ले पा रहा है, ना ही कोई नया काम कर पा रहा है, तो अब उसके लिए यही सारी चीज़ें अब रह गई हैं बातचीत करने के लिए। पाकिस्तान में जितने भी रैशनल लोग हैं जो कभी इमरान खान का समर्थन किया करते थे, आज शर्मसार हो रहे हैं। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।